नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की सोशल साइंस पढ़ा रहा और सोशल साइंस के अंतर्गत आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें टोटल आपके 5 चैप्टर है, उसमें से मैंने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर है, जिसका ये पार्ट 1 है और इसके बाद हम इसका पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर भी आपका पहले और दूसरे चैप्टर की तरह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम ये चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यानी कि आज हमें जो भी वर्ल्ड में सारी कंट्री दिख रही हैं और किस प्रकार से हमारे सारे कंट्री की जो इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, और किस प्रकार से दूसरे देशों ने अन्य देशों पे अपना उपनिवेश बनाया, किस प्रकार से अपना कब्जा किया, और कह सकते हैं आप उन्होंने किस प्रकार से ट्रेड किया, किस प्रकार से व्यापार किया, किस प्रकार से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहां की संस्कृति वहां के विचार को लेके आते थे, अपने यहाँ की संस्कृति और विचार को दूसरे देशों तक पहुंचाए। इस प्रकार की चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सामान पहले खरीदा जाता था वो पैसों को दे करके ना खरीदा जाता था, बल्कि उसकी जगह कह सकता हूं कि एक अलग प्रकार की चीजें या कोई वस्तु आपको प्रदान करके हम दूसरी चीजों को लेते थे। यानी जिस प्रकार से आज हम यहाँ पे पैसे को दे करके सारे काम को करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हम उसकी जगह कुछ चीजें देते थे और जिसके बदले हमें क्या मिलता था, कह सकता हूं कि हमें सामान मिलता था। आपने कह सकता हूं कौड़ी देखा होगा, जो व्हाइट कलर की होती है, जो पानी से निकाली जाती है, कौड़ी आपने देखा होगा। तो उसको भी टाइम टाइम पे प्रोवाइड करके कह सकता हूं कि हमने लोगों ने सामान को एक्सचेंज करते थे, लेते थे। यानी कि जो कौड़ियां होती हैं आपने सुना होगा, वो क्या होता था, एज अ कह सकता हूं मनी के रूप में दी जाती थी और उससे सामानों को लिया जाता था। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम कैसे क्या चीजों को पढ़ेंगे देखते हुए हम यहाँ पे आगे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर यहाँ पे दिख रहा, 3rd चैप्टर है। और एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे और जो कि फिक्स होते हैं और जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, वो भी आपके एग्जाम में फिक्स, कह सकता हूं कि फिक्स जगहों से वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उन सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में बताते हुए इस चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3rd है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें ये पढ़ना है कि आधुनिक युग से पहले, यानी कि आधुनिक युग कब स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे विश्व में क्या हुआ था कि पहले हमारे ये जो कह सकता हूं जो व्यापार होते हैं आज के समुद्री मार्ग के द्वारा, उस समुद्री मार्ग के द्वारा कह सकता हूं जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज नहीं हुई थी। तो उसके पहले जो कह सकता हूं कि जिस प्रकार उससे पहले जो भी आपके जिस रास्ते से लोग एक दूसरे आते जाते थे एक दूसरे से, या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते थे, किस प्रकार से व्यापार करते थे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे आधुनिक युग से पहले। यानी कि कह सकता हूं कि जो आपका समुद्री मार्ग की खोज होने से पहले और समुद्री मार्ग खोज होने से 100-200 साल के बीच का जो हम बीच के जो चीजें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आधुनिक युग से पहले। दूसरा हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में ये जो विश्व था उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए, इस देश में, इस पूरे विश्व में जो इकोनॉमिक्स कह सकता हूं अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर किस प्रकार से चेंज आती है। इसके बाद हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो महायुद्ध हुआ था, महायुद्ध का मतलब जो आपका कह सकता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपका हुआ था, वहां पे विश्व के अंदर इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी वो सारे देशों की किस प्रकार से चलती थी। तो इसको हम यहाँ तीसरे वाले पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे। और ये जो चौथा आपको यहाँ पे है कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी कि जब विश्व युद्ध आपका समाप्त हो जाता है तो उस टाइम फिर हम कह सकता हूं कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक्स आपकी यानी कि अर्थव्यवस्था आपकी बढ़ती है। तो यहाँ पे हम इन चीजों को देखेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा, जिसमें मैं आपको थोड़े से कॉन्टिनेंट के बारे में नाम यहाँ पे बता देता हूँ। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी अभी आपको जरूरत पड़ने वाली। जैसा कि आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा ये है आपका कह सकता हूं कि दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। इसके बाद ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा ये कौन सा है, तो ये आपको पता है कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका होता है। इसके अलावा आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये आपका यूरोप है। और ये वाला जो पूरा बड़ा एशिया मतलब ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये आपका एशिया है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है आपको पता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है आपका।
और इसके नीचे यहीं पे आपका पाया जाता है अंटार्कटिका। तो टोटल आपके 7 कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। इनकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को देख लीजिएगा। आपको ग्लोब में यहाँ पे कह सकता हूं, जो यहाँ पे आपको ग्लोब दिख रहा है, इसमें आपको वर्ल्ड का फिजिकल मैप दिख रहा होगा। फिजिकल मैप आपके कह सकता हूं कि मैप के मेजर 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं आपके फिजिकल मैप, दूसरे होते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें हमें देश की बाउंड्रीज दिखती है। यानी कि अगर हम बाय द वे भारत का जब मैप उठाएंगे तो उसमें हमें क्या होगा, भारत के अंदर जो भी स्टेट है वो उनकी बाउंड्रीज हमें दिखेंगी। लेकिन फिजिकल में हमें क्या होता है, बस केवल हमें ऊपर से चीजें दिखाई, जैसे इसमें पर्वत दिखाए जाएंगे, पहाड़ दिखाए जाएंगे, और कह सकता हूं कि समुद्र दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो रेगिस्तान होता है, ये सारी चीजें। तो फिर ये सारी चीजें हमें इस मैप के अकॉर्डिंग दिखेंगी। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले आधुनिक युग से पहले की चीजों को देखते हैं, किस प्रकार से व्यापार आपका होता था। तो जैसा कि आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही होगी कि आधुनिक युग से पहले कह सकता हूं कि व्यापार किस प्रकार से होता था। तो आइए यहाँ पे हम इस चीजों को देखते हैं। तो याद रखिएगा कि जब आधुनिक युग से पहले, जब हम कह सकते हैं कि समुद्री मार्ग की आपकी खोज नहीं हुई थी। एक मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाता हूँ। मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टोटल आपको मैप दिख रहा है, जिसमें ये आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका टोटल, ये जो है ये आपका समुद्र है, ये भी समुद्र है और ये भी समुद्र है। तो होता क्या है कि ये जो रास्ते हमें दिख रहे हैं इधर से, अब ऐसे क्या होगा, समुद्र मान लीजिए यहाँ से चले आप, इस तरीके से जाते हुए आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो। लेकिन जब ये नहीं थे तो फिर हम लोग व्यापार कैसे करते थे, यानी कि लोग किस प्रकार से आते जाते थे। तो याद रखिएगा कि लोगों के पास इसके अलावा भी आपके रास्ते थे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको इंडिया दिख रहा होगा, ये आपको एशिया वाला पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका इंडिया है। तो होता क्या था कि ये वाला पार्ट आपको पता है चीन है, चीन से लोग इधर जाते थे यूरोप में। इसके बाद इंडिया से भी लोग इस तरीके से होते हुए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पैसिफिक ओशन में एंटर करते थे, यहाँ पे फारस की खाड़ी होते हुए, इधर से होते हुए, ये जो बीच में आपको दिखेगा यहाँ पे मेडिटेरियन सी से होते हुए लोग आगे जाते थे। इस प्रकार से व्यापार करते। तो ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं होता था, प्राचीन समय से ही व्यापार किए जा रहे हैं। बट ये था कि वहां पे समुद्री मार्ग का पता नहीं था। आज जो हम इस तरीके से जा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आज हम इस तरीके से आपका जाके क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, पहले नहीं होता था। पहले स्थल और कह सकता हूं कि जल के माध्यम से होता था, लेकिन ये जो समुद्री मार्ग है ये हमें नहीं दिखता था। तो होता क्या था कि जब लोग, कह सकता हूं कि प्राचीन समय में लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो व्यापारी लोग थे, वो क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह पे आपके जाते थे। कह सकता हूं जो पढ़े लिखे विद्वान थे या फिर जो पढ़े लिखे कह सकता हूं कि धर्म उपदेशक थे, विचारक थे, वो क्या होता है कि अपने देश से दूसरे देशों में जाते हैं। तो जाते हैं तो एक चीज हमें बताइएगा कि अगर कह सकता हूं कि एक देश के लोग दूसरे देशों में जब आपके जाते हैं तो वो अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हैं। वो अपने साथ अपने देश की चीजें ले जा सकते हैं, वो अपना टैलेंट ले जा सकते हैं। टैलेंट का मतलब अपना हुनर। किस तरीके से हुनर ले जाएंगे, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, वो कह सकता हूं कि उसको बिल्डिंग्स बनाना या फिर कह सकता हूं किसी भी मकान का जो मैप होता है वो बनाना उसको आता है। तो अगर उसके अंदर ये टैलेंट है, तो जब वो क्या करेगा, दूसरे देशों में जाएगा तो उसका तो ये हुनर है, और वो क्या करेगा, दूसरे देश में भी जाएगा तो इस चीजों को दिखाएगा। तो वो क्या कर रहा है, एक देश से अपने हुनर को दूसरे देशों में लेके जा रहा है। इसके अलावा और क्या ले जा सकता है, अपने थॉट्स ले जा सकता है, अपने विचार को ले जा सकता है। किस प्रकार, अगर वो अपने माइंड में कोई किसी भी प्रकार का विचार रखा है, तो जब वो जाएगा तो दूसरे देशों में भी अपने विचारों को फैलाएगा, जिससे क्या होगा कि लोग, वहां के दूसरे देश के लोग भी आपके सुनेंगे। इसके अलावा और क्या ले जा सकता है, अपनी संस्कृति ले जाई जा सकती है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ देश के जो वुमेन्स है, वो क्या करती है, मान लीजिए साड़ियां पहनती है। तो ऐसे यही अगर वो जाए दूसरे देशों में, वहां पे भी इस चीजों को करें, तो लोग उनको देखेंगे और उससे क्या होगा, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो भी उस प्रकार की चीजों को पहनना स्टार्ट करेंगे। तो एक तरीके से कह सकता हूं कि जब वो जाते हैं तो अपने साथ विचारों को लेके जाते हैं, अपने साथ हुनर को लेके जाते हैं, और कह सकता हूं एक प्रकार से संस्कृति को अपने लेके जाते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो याद रखिए पहले टाइम में जो मैंने आपको कौड़ियां बताई, व्हाइट कलर की, जो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को वो पहनाया जाता है। तो होता क्या है कि वो पहले कह सकता हूं पैसे के रूप में यूज होता था। जब उसको ले जाकर के दिया जाता था तो वो क्या होता, उसके बदले हमें सामान मिलते थे, जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती थी। तो आधुनिक युग में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति होगा, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, वो क्या करेगा,
व्यक्ति मान सकते हैं, विद्वान मान सकते हैं, पंडित मान सकते हैं, पुजारी मान सकते हैं, इस तरीके के। ये क्या होगा, एक अपने देश से कहाँ जाएगा, दूसरे देश में, कुछ इस तरीके से दूसरे देश में जब जाता है, क्या करेगा, दूसरे देश में जब आपका जाएगा तो ये अपने साथ क्या क्या ले जा सकता है, तो याद रखिएगा ये अपने साथ ले जाएगा, अपने विचार को लेके जाएगा, इसके अलावा कह सकता हूं कि अपनी संस्कृति को लेके जाएगा, अपनी संस्कृति को लेके जाएगा, साथ में अपने हुनर को ले जाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कब होती थी, जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी, लोग स्थल मार्ग के द्वारा आपके जाते थे। मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से इमेज में दिखा रहा, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं इस चीज को इसको दिखा रहा, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे आपको इंडिया, चाइना, ये सारे देश दिख रहे होंगे। मैं आपको बता रहा कि यहाँ पे जो एक रास्ता, क्या ये आपको ऊपर वाला जो रास्ता दिख रहा, यहाँ पे इस तरीके से लोग अपना स्थल मार्ग के द्वारा इस तरीके से होते हुए यूरोप, और कह सकता हूं कि आपका कहाँ पे, इस तरीके से इजिप्ट, यहाँ पे जा सकते थे, अफ्रीका में जा सकते थे। इसके अलावा ये जो आपको समुद्री मार्ग, उस टाइम आपको इधर वाला जो पार्ट है वो आपका पता नहीं था, तो लोग प्राचीन समय में भी इस तरीके से इधर से आपका होकर के जाते थे। तो इस तरीके की चीजें होती थी, आपको ये ध्यान देना है। और उसमें क्या होता था, लोग आते जाते थे तो अपने विचारों, अपने संस्कृति, अपनी भावनाओं, अपने हुनर, इन सारी चीजों को लेकर के एक देश से दूसरे देश में जाते थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यही क्या है, आधुनिक युग से पहले लोग इसी प्रकार से विश्व में आते जाते थे, इकोनॉमिक्स को अपने अर्थव्यवस्था को इसी प्रकार से दिखाते थे। तो आइए यही चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या बोला कि आधुनिक युग से पहले, क्या बोल रहा कि ध्यान से इसको देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें पढ़ के बताता हूं, मैंने जो समझा वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या बोला कि प्राचीन समय से ही यात्री, और कह सकता हूँ यात्री, व्यापारी, पुजारी, और कह सकता हूँ जो तीर्थ यात्री थे, वो विभिन्न कारणों से लंबी लंबी दूरियों को तय करते थे। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। बोला कि अपनी यात्राओं में ये लोग क्या लेके जाते थे, तो अपनी यात्राओं में ये लोग विभिन्न प्रकार की वस्तु क्या लेके जाते थे, तो याद रखिए कुछ वस्तुएं लेके जाएंगे, इसके अलावा पैसा लेके जाएंगे, हुनर लेकर के जाएंगे, जो मैंने अभी टैलेंट बताया, विचार लेके जाएंगे, नई खोजों को अगर अपने यहाँ पे किए हैं तो उसको लेके जाएंगे, और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियों को भी साथ लेके जाते थे। इसका मतलब क्या होगा, कीटाणु और बीमारी का मतलब क्या होगा, जैसे मैं ये कहता हूं कि अगर कोरोना वायरस जो है वो आपका किस प्रकार से फैला, अगर वो चीन में ही रहा होता, चीन के अंदर फैला और चीन के लोग चीन में ही रहे होते, तो वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कह सकता हूं पूरी तरीके से नहीं फैला होता। लेकिन क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह जब गए तो वो क्या था, एक प्रकार का कह सकता हूं कि संक्रमित बीमारी थी, जो कि कह सकता हूं कि धीरे धीरे करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैली। सेम इसी तरीके से आधुनिक युग से जो पहले भी है, ऐसा काम हुआ करता था, लोग अपने साथ जाते थे। तो क्या होता है कि वो अगर उनको किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वो क्या करते थे, जब जाते थे तो दूसरे लोगों को भी हो जाती है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो ब्रिटेन है वो किस प्रकार, या यूरोप है वो दूसरे देशों में किस प्रकार से इस टेक्निक को अपना करके क्या करता है, वहां उन देशों को अपना उपनिवेश बना लेता है। तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो वही है कि आपका यहाँ पे ये अपने साथ क्या लेके जाएंगे, कोई वस्तु लेके जा सकते हैं, पैसा ले जाएंगे, हुनर ले जा सकते हैं, अपने कोई नया आविष्कार किए हैं, इसके अलावा कीटाणुओं को या फिर बीमारियों को अपने साथ लेके जा सकता। बोला कि हजारों सालों से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली, मैंने अभी आपको जो बताया, कौड़ियां, ये चीन और अफ्रीका तक पहुंचती थी। क्यों पहुंचती थी, क्योंकि इसी से हमारा सामान खरीदा जाता था। तो ये मैंने आपको स्लाइड समझा दी किस प्रकार से ये चीजें हैं, आप इन चीजों को ध्यान से रखिएगा। एक और चीज यहाँ पे कुछ और, मैं आपको कुछ और चीजें बता दे रहा, जैसे कि यहाँ पे जस्ट एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। बोला कि अपनी यात्राओं में लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पैसा, हुनर, आविष्कार, हाँ मैंने इस वाले पॉइंट को बताने के लिए अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो आविष्कार का मतलब कैसे हुआ। जैसे कि आपको पता है, आपने कभी पढ़ा होगा कि जब हमारे यहाँ पे कह सकता हूँ जब मध्यकाल की शुरुआत होती है, मध्ययुगीन इतिहास की शुरुआत होती है, तो आपको पता है जब मोहम्मद बिन कासिम आता है, भारत पे अटैक करता है, तो होता क्या है कि वहां पे, और इसके अलावा मैं कह सकता हूँ जो आपके ईरान और इराक के ये लोग क्या थे, ये बाहर के, मतलब जो आपके मोहम्मद बिन कासिम हो गए और भी जो बाहर के लोग थे, वो जब भारत आते हैं तो आपको पता है कि हमारे देश में सुनने की
शून्य का आविष्कार हुआ था। तो ये पूरे देश में पूरे विश्व में कैसे फैला, क्योंकि वो लोग भारत आए, भारत से चीजों को सीखे और उन्होंने देखा और ले जा पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको फैला। मान लीजिए यहाँ इंडिया हुआ और इंडिया से क्या हुआ, चीजों को पता चला और ये पूरे यहाँ गया, इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे देशों में फैल जाता है इस तरीके से। तो वही आपका यहाँ पे होता है। और क्या, और मैंने आपको बताया कि जैसे भारत के अंदर जो दशमलव प्रणाली स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो आपका डेसिमल सिस्टम था उसके बारे में भी कह सकता हूँ, उसी के थ्रू आपका इस तरीके से इधर इधर आपका चारों तरफ फैला। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर एक देश में ऐसा होता है, अगर वहां का व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो वहां वो अपनी जगह का आविष्कार ले जा सकता है, अपनी जगह की वस्तुएं ले जा सकता है, ये सारी चीजों को यहाँ पे वो व्यक्ति लेके जा सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे मैं बढ़ता हूँ, आधुनिक युग से पहले किस प्रकार की चीजें होती थी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक चीज है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमसे हर साल पूछी जाएंगी, और वो क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताते चलूंगा कि ये कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा और आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको लिख के दिखा दिया कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इन चीजों को ध्यान देना है। तो क्या है कि रेशम मार्ग। अब आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेशम मार्ग क्या है, रेशम मार्ग क्या है, इस सारी चीजों को, यानी कि रेशम मार्ग को इंग्लिश में हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा। मैं आपको बता रहा कि प्राचीन समय में होता क्या था, ये जो आपको ये सारे देश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कौन आपको यहाँ पे इंडिया दिख रहा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, इंडिया दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको क्या फिर से वही कलर है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ आपको यहाँ पे इंडिया दिख रहा, इसके अलावा चाइना दिख रहा, और यहाँ पे कुछ रेड रेड कलर की लाइनें आपको दिख रही होंगी, कुछ यहाँ पे ब्लू कलर की लाइनें दिख रही होंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पहले टाइम में भारत और चीन, ये क्या है, यहाँ पे रेशम का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा और भी कई ऐसे सारी चीजें थी जो यहाँ से निकल करके कहाँ जाती थी, इस प्रकार से आपकी कह सकता हूँ यूरोप जाती थी, अफ्रीका जाती थी, इस प्रकार से। तो होता क्या है कि चाइना से चीजें निकल करके, इंडिया से चीजें निकल करके, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेड कलर की लाइन है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी जमीन से जा रही, यानी कि स्थल मार्ग से जा रही। और भी चीजें क्या है, ये जो पानी में से आपको ब्लू कलर का निकल के जा रहा होगा, दिख रहा होगा ये लाइन, ये क्या है, समुद्री मार्ग के द्वारा। अब एक चीज और आप नोटिस कीजिए, इधर से आपका कोई किसी भी प्रकार का रास्ता अभी पता नहीं था, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं आधुनिक युग से पहले की। तो आपको दिख रहा होगा कि चाइना, इंडिया, इन सारी चीजों से व्यापार आपका इधर नीचे भी हो रहा, पानी के माध्यम से इधर भी हो रहा, और आपको ऊपर दिख रहा स्थल मार्ग से भी। तो यहाँ से चीज सामान क्या होगा, इस रास्ते से विद्वान भी जाते थे, पढ़े लिखे लोग भी जाते थे, अपने विचारों को ले जाते थे, अपनी वस्तुओं को लेके जाते थे, अपने आविष्कारों को लेके जाते थे, रेशम को लेके जाते थे। याद रखिए इस रास्ते पे रेशम ज्यादा गया, यानी कि रेशम का उत्पादन ज्यादा होता था, उसका आयात निर्यात ज्यादा होता था, इसीलिए कह सकता हूं कि इसका नाम क्या पड़ गया, आपका रेशम मार्ग पड़ गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगर आप इसका मैप बना करके दिखा सकते हो तो आप इन चीजों को दिखा दीजिएगा। मैं इसका कहिए तो मैप बना लेता हूं, बट कोई नहीं, आप इस चीज को देख लीजिए। अगर आप एग्जाम में मैप नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा छोटा सा यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश कर रहा, आप इस चीज को ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको पता है कि कुछ इस प्रकार से आपका अफ्रीका है, और ये कुछ इसी तरीके से है, और आप इस चीज को ऐसे बना दीजिएगा। बनाने के बाद यहाँ पे आप नीचे लेके आके आइएगा, इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा करके ऐसे दिखा दीजिएगा। और ये आपका कह सकता हूं कि ये आपका यूरोप हो गया। तो इसी तरीके से आप चीजों को दिखा करके इसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। आप यहाँ पे ऐसे स्थल मार्ग दिखा दीजिएगा, इस तरीके से नीचे से जल मार्ग दिखा सकते हैं। नहीं अगर आपको नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जरूरी नहीं है मैप बनाना, बट बन जाएगा तो वो आंसर आपका और भी अच्छा करता है। यहीं पे हम बात करते हैं रेशम मार्ग की, जो चीजें मैंने आपको समझा दी वही आपकी यहाँ पे लिखी हुई आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे बताते हैं, जो लिखा गया है वही आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। तो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रेशम मार्ग क्या बोल रहा है कि रेशम मार्ग प्राचीन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाँ कलर ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बोला कि सिल्क रूट जो है प्राचीन और ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों का जाल था। जैसा कि आपने अभी देखा, बोला कि जो कहां से पूर्व चीन को पश्चिम से जोड़ता था, पश्चिम से मतलब
आपको आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो हमारा ये चाइना और इंडिया वाला पार्ट है ये ईस्ट में है और इसके पीछे वाला क्या है, वेस्ट है, यानी कि पश्चिम वाला पार्ट है। इसके ऊपर उत्तर है, नीचे आपका दक्षिण है। तो वही बोला कि ये क्या वो करता है कि चीन को और भारत को, स्पेशली चीन को क्या करता है, पश्चिम वाले भागों से जोड़ता है। एक प्रकार से ये मेडिटेरियन आपका सी है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, ये आपका यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। तो वही आपको बोला कि ये क्या करता है, स्पेशली चीन को क्या करता है, पश्चिमी यानी कि भूमध्य सागर और यूरोप से जोड़ता है, जिसमें क्या है कि बोला कि रेशम, मसाले, अनाज और अन्य कीमती वस्तुओं के साथ साथ कह सकता हूं विचारों और संस्कृतियों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई पीछे, वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका नामकरण कैसे हुआ, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि चीन में जो है रेशम ज्यादा आपके उत्पादित होते थे, तो उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, तो इसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया आपका रेशम मार्ग। एक मिनट रुक जाइए, मैं भी आपको और भी चीजें बता रहा हूं। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, क्या बोला कि इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। बोल रहा कि चीन में रेशम का बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार होता था और यह मार्ग इसी रेशम के परिवहन के लिए प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रेशम मार्ग पड़ गया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला, यह मार्ग चीन से शुरू होकर के मध्य एशिया, भारत, पश्चिम एशिया और फिर यूरोप व उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ, जिसमें कई स्थलीय और समुद्री मार्ग शामिल है। इसमें क्या व्यापारिक वस्तुएं कौन सी जाती थी, रेशम के अलावा बोल रहा कि चाय, चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले, अनाज, फल, सब्जियां, जानवर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये जाता था इसे सिल्क रूट से। बोला कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। हाँ, सांस्कृतिक तो होगा, क्योंकि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, अपनी लैंग्वेज को बोलेंगे, अपनी संस्कृति को लेके जाएंगे, तो एक जगह का इम्पैक्ट जो होता है वो दूसरी जगह पे पड़ता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो रेशम मार्ग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपको ये चीजें ध्यान देनी है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसी को मैंने आपके लिए लेके आया। बोला कि आधुनिक काल से पूर्व विश्व के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन थे, तो याद रखिए पहला राष्ट्रीय मार्ग है यानी नेशनल हाईवे, नहीं। ये बोला कि हवाई मार्ग है, ये भी नहीं है। जूट मार्ग है, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे क्या है, आगे ध्यान से देखिएगा। बोला कि भोजन, नई फसलों का परिचय। एक चीज मुझे बताइएगा कि कह सकता हूं कि अगर जैसे मेरे यहाँ पे कोई स्पेशल प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही हैं, किसी स्पेशल प्रकार का अनाज उगाया जा रहा, जो कि दूसरे देशों में, दूसरे महाद्वीपों में आपका नहीं हो रहा, तो अगर क्या करूं, मैं अपने देश से, अपने महाद्वीप से दूसरे देशों में जाऊं और वहां पे मैं क्या करूं, इन सारी चीजों को बताऊं, इन सारी चीजों का उत्पादन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार की मिट्टी में उत्पादन होगा, कैसे वो उत्पादित किया जाएगा, सारी चीजों को अगर मैं बताऊं, तो क्या एक चीज मुझे बताइएगा कि वहां की जो चीजें आप अपने देश में उगा रहे थे उसको आप दूसरे देशों में भी उगा रहे हैं, तो एक प्रकार से ये बताइए कि जो दूसरा देश है वहां पे नई फसल आपकी आई या फिर नहीं आई। तो आपका आंसर होगा कि हाँ, ऐसी अगर हम इस प्रकार की चीजें करते हैं तो याद रखिएगा कि दूसरे देशों में भी आपकी नई प्रकार की फसलें, कह सकता हूं कि परिचय हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में जो, कह सकता हूं आज आप लोग आलू देख रहे होंगे, शकरकंद देख रहे होंगे, नूडल्स देख रहे होंगे, तो याद रखिए ये हमारे देश का जो, कह सकता हूं कि मूल फसलें नहीं है, यानी कि ये हमारे देशों में सबसे पहले नहीं उत्पादित की गई, ये कह सकता हूं कि दूसरे देशों के माध्यम से हमारा है। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति था जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलंबस के नाम से आपको पता होगा, कौन, कोलंबस। और याद रखिएगा ये कहां का रहने वाला था, तो ये यूरोप के इटली का रहने वाला था। तो होता क्या, कोलंबस आपका, कह सकता हूं इसने किसकी खोज की थी, तो इसने आपको पता है कि अमेरिका में गया था और वहां पे उसका नामकरण यही किया था, अमेरिका में ये अमेरिका की खोज किया। भारत के लिए निकला था आपका क्या करने, कह सकता हूं खोज, लेकिन इसने ये गलती से अमेरिका पहुंच जाता है और वहां पे चीजों को इस प्रकार से देखता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो, कह सकता हूं विश्व में पूरे जो आलू है, जो शकरकंद है, ये जो चीजें हैं, सोयाबीन है, इन सबको किसने, इनका परिचय कौन कराया, तो याद रखिएगा वो कोलंबस ने ही कराया। तो आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इसके अलावा कह सकता हूं सोयाबीन हो गया। इस प्रकार की चीजें आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वही आपको बोल रहा कि भोजन और इसमें नई फसलों का परिचय, तो किस प्रकार से हुआ,
व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जो भी चीज, अगर मान लीजिए कोई एक देश है, वहां पे गेहूं का उत्पादन, मतलब गेहूं के बारे में वहां के लोगों को पता ही ना हो, तो होगा क्या, जैसे भारत के लोगों में गेहूं बहुत, भारत के लोग गेहूं उत्पादित करते हैं, वो क्या हुआ, भारत के लोग या कुछ लोग कह सकता हूं कि अगर वो दूसरे देश में गए, वहां पे गेहूं के बारे में कोई नहीं जान रहा, अगर वो उनके बारे में बताएं कि किस प्रकार से उसकी खेती होती है, उसका क्या यूज है, आप उससे कौन कौन से कह सकता हूं कि उत्पादन या किस प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हो, तो होगा क्या, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो भी उस प्रकार की खेती करना स्टार्ट करेंगे। तो उस प्रकार से कह सकता हूं कि गेहूं का परिचय किसने कराया, आपने कराया उस देश में। तो वही चीजें आपको इसमें पढ़ना था, मैंने आपको जो समझा दिया वही आपको यहाँ पे आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आइए देखिए ध्यान से, इससे क्या लिखा गया है, आप इसका आंसर कर लेंगे, ये देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछा नहीं जाता है लॉन्ग में, ये पूछा नहीं जाएगा, शॉर्ट में अगर पूछ लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लॉन्ग में ये सब नहीं पूछा जाता। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोल रहा कि आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का और कह सकता हूं मिर्च, शकरकंद, ये जो फसलें हैं इनका परिचय किसने कराया, इंपॉर्टेंट है, अब यही पूछेगा, यहां से एमसीक्यू बनेगा आपका। और बोला कि इसका कौन कराया, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कराया, और जो बाद में यूरोप और एशिया में विस्तृत हो गया, मतलब यूरोप और एशिया में ऐसा नहीं था, उसने इस प्रकार की चीजें परिचय कराई लोगों को, और जिससे क्या हुआ, ये सारी खेती होने लगी। बोला कि नूडल्स कहां से हुए, तो नूडल्स आपका याद रखिएगा चीन से। आपने नूडल्स को नूडल्स जानते होंगे कि नूडल्स क्या होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एमसीक्यू यहां से बनता है कि नूडल्स किस देश में उत्पादित हुए, या दूसरे देशों में नूडल्स किस देश से गए, तो पश्चिम में पहुंचा, और वहां उसे क्या बोला गया, स्पैघेटी, ये याद रखिएगा, और उसी को भारत में कह सकता हूं, तो भारत में सेवैया के नाम से जाना गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको याद रखना है। आगे क्या बोला, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक एमसीक्यू करा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी एक बताता हूँ, आपको वो ध्यान देना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। क्या है ये क्वेश्चन कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये किसकी की, भारत की नहीं, भारत तो महाद्वीप है ही नहीं। अब हाँ, यहाँ पे महाद्वीप तो कोई नहीं है, यहाँ पे सारे कंट्री है, बट याद रखिएगा किसकी खोज की, तो आपको मैंने पहले ही लिख के दिखा दिया, तो वो आंसर हो जाएगा अमेरिका। और ये आपसे इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और क्या है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा कि नूडल्स इटली में पहुंचे, ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे नहीं, जापान से पहुंचे बिल्कुल नहीं, भारत से पहुंचे ऐसा भी नहीं, और किससे पहुंचे, तो आंसर हो जाएगा आपका चीन से। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आयरलैंड के बारे में बताता हूँ, इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्या है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा एक चीज, और आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं इसको देखिएगा ध्यान से। आयरलैंड एक ऐसा देश है जो कि आपको याद रखना है कि ये कहाँ, यूरोप का एक देश है, और यूरोप का देश है, और ये ब्रिटेन के आसपास पाया जाता है। पहले ये मतलब कि कह सकता हूँ द्वीप है, एक प्रकार से द्वीप मान सकते हो आप, इस प्रकार का कंट्री पानी से घिरा हुआ है। तो होता क्या है, एक देश था आपका, यानी कि आयरलैंड, कुछ इस तरीके से आयरलैंड आपका देश था। और यहां पे याद रखिएगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि 1840 के टाइम पे, कह सकता हूं कि 1840 के टाइम पे यहां पे जितने भी लोग थे, उनका मुख्य जो भोजन था वो क्या था, याद रखिएगा आलू। यानी कि वो लोग क्या करते थे, आलू से ही चीजों को उत्पादित करते थे, आलू को ही खाते थे, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे होती हैं। होता क्या है कि यहीं पे अकाल पड़ जाता है, कब, यहाँ पे अकाल पड़ जाता है, और वो भी कब, तो इंपॉर्टेंट है 1840 से लेकर के 45 तक, इसके बीच आपका अकाल पड़ जाता है, आलू की सारी फसलें खराब हो जाती है, वहां के जो लोग हैं कह सकता हूं कि खाने के लिए मरने लगे, इस प्रकार की चीजें होती हैं अकाल में। अब उससे होगा क्या, कुछ लोग तो वहीं किसी भी प्रकार से गुजारा करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, इसके इम्पैक्ट पड़ने की वजह से एक देश से दूसरे देश जाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि उससे वो चीजें उत्पादित करते थे, उनको पैसा मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा तो वो दूसरे देश में जाने लगेंगे, प्रवास करने लगेंगे। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, इसी को हम लोग आलू अकाल के नाम से जानते हैं। कहाँ हुआ था ये आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा आयरलैंड में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। तो आगे क्या लिखा है, इस चीज को ध्यान से देखिए, वही मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, यहां से देख लीजिए, शॉर्ट में भी पूछ लेता है और लॉन्ग में भी पूछ लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको चीजें बताता चलूंगा, कहां पे क्या चीजें याद रखनी है। तो बोल रहा कि आयरलैंड के, कह सकता हूं
जो आयरलैंड के व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट कौन सा देश, आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर होते थे। किस पे, आलू पे। ये चीज आपको ध्यान देना है। बोला कि 1800, डेट भी याद रखनी है, 1840 के दशक में आलू की फसलें क्या हो गई, खराब हो गई। इस चीज को आपको याद रखना है। खराब हो जाने के कारण यहाँ भयानक अकाल हो जाता है, इतने के इतने बीच, जिसमें 10 लाख से भी अधिक लोग की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी भी देश में इस प्रकार की चीजें होती हैं, अकाल पड़ता है, तो लोग क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं अपना देश छोड़ के जाने के लिए, अपने देश से किसी दूसरे देश में जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और कह सकता हूं अपने बच्चों, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। और इसका अभी मैं आपको बताऊंगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार जाते हैं, तो उसका किसी भी देश पे, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये यहाँ पे याद रखिए, ये आपसे इंपॉर्टेंट है। आलू अकाल जो है ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी से रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपका पीवाईक्यूज है, ये आपसे पूछा गया है। क्या बोल रहा, ध्यान से बोल रहा कि 1840 के दशक में मध्य में निम्न देश में आलू की फसल खराब होने के कारण लाखों लोगों की मौत किस देश में हुई थी। और एक और चीज पूछ सकता है कि आलू अकाल किस महाद्वीप में पड़ा था, किस देश में पड़ा था। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयरलैंड, जो कि यूरोप का ही एक देश है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। यहां तक उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। बोला कि विजय, बीमारी और व्यापार। इसमें होता क्या है, मैं आपको चीजें थोड़ा सा समझाऊंगा। इसके बाद जो चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी, मैं आपको वही चीजें पहले समझा लेता हूं, और इसके बाद क्या होगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको अभी सारी चीजों को बता दे रहा, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं अब बात कर रहा है यहाँ पे, ये चीजें कब होती हैं। तो याद रखिएगा कि 19वीं शताब्दी के टाइम पे ये सारी चीजें होती हैं। होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। विजय, व्यापार, याद रखिए, विजय, बीमारी और व्यापार का मतलब क्या है। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पे तभी कब्जा करेगा जब वो देश पूरी तरीके से समृद्ध हो चुका होगा तब। यानी कि पहला देश अगर समृद्ध है तो वो अपने कमजोर देशों, अपने से कमजोर देशों के ऊपर क्या करेगा, कब्जा करेगा उस पे। अब वो कब्जा करने के लिए किसी भी तरीके से जा सकता है, चाहे वो कह सकता हूं युद्ध के द्वारा जाए, या फिर कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार के वहां के लोगों को नुकसान पहुंचा करके जाए, और फिर या कह सकता हूं वहां की जो भी अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरीके से गिरा करके अपने आप को वहां पे उच्च दिखा करके, अपनी पावर को दिखा करके क्या करेगा, कह सकता हूं कि उस पर अधिकार कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। होता क्या है कि यूरोप, जो आप 19वीं शताब्दी में आपने यूरोप कंटिनेंट को देखा है, यूरोप के लोग धीरे धीरे काफी समृद्ध हो चुके थे। वो हर एक देशों को क्या करते थे, अपना कह सकता हूं कि उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर चुके। यहाँ पे आपको इस मैप में यूरोप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे यूरोप ने क्या किया, इस टाइम वो समुद्री मार्गों की खोज कर चुका था 19वीं शताब्दी में। और आपको पता है कि भारत में, ये जो भारत आपको दिख रहा, यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी। तो याद रखिए, वास्को डी गामा ने 1498 में ही समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी। इसके अलावा और क्या हुआ था कि ये लोग अमेरिका भी जाना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज पहले ही कर चुके थे। 19वीं शताब्दी में होता क्या है कि ये जो यूरोप के लोग हैं वो अमेरिका में भी कह सकता हूं अपना उपनिवेश, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को भी अपना कॉलोनी बना चुके थे। कॉलोनी का मतलब उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब अपने कब्जे में ले चुके थे। इसके अलावा भारत पे भी ये अपना कब्जा कर चुके थे। बचा था ये आपका अफ्रीका। तो इस पे और बाकी कुछ और देशों पे किस प्रकार से इन्होंने कब्जा किया, उस चीजों को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि जो आपका उस टाइम का अफ्रीका था, यानी कि जो आपका अफ्रीका है, वहां पे सबसे जो आपका मेन था वो क्या था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको यहाँ पे आज का दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कह सकता हूं कि लोग अगर किसी चीज पे डिपेंड थे तो याद रखिए वो मवेशियों पे डिपेंड था, जानवरों पे डिपेंड थे। यहाँ के लोग किस पे डिपेंड थे, तो आपको याद रखना है मवेशी पे। मवेशी मतलब जानवर। कैसे डिपेंड थे, तो याद रखिएगा कि वो बिल्कुल, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। जितने भी अफ्रीका के लोग थे वो कह सकता हूं कि एक प्रकार से आपके मवेशियों, जानवरों से दूध निकालते थे, उनके मांस को खाते थे, और भी दूध से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपकी बनती हैं
सारी चीजों को वो क्या करते थे, इन्हीं जानवरों के माध्यम से प्राप्त करते थे। होता क्या है, यूरोप के लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रकार की बीमारी फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, इन जानवरों के अंदर कह सकता हूँ बीमारी फैल जाती है। और उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जानवरों के अंदर इन्होंने अफ्रीका के जो भी बीमारी फैलाई उसको हम याद रखिएगा कि रिंडरपेस्ट के नाम से जानते हैं। इस चीज के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे ये रिंडरपेस्ट बीमारी फैल जाती है और जो जानवर हैं उनके कह सकते हो जो मुंह होता है जहां से खाना खाया जाता है वो पूरी तरीके से सड़ जाते हैं। उनके जो पैर वाले जो कह सकता हूं, जहां पे कह सकते हैं एक प्रकार से जहां से चलते हैं, जो उनकी नाल होती है वहां, सॉरी नाल नहीं, उनके पैरों वाला जो पार्ट होता है वहां पे सड़न होने लगती है, वो पूरी तरीके से जानवर सड़ जाते हैं। और कह सकता हूं कि जो वहां पे एक प्रकार से अकाल जैसी स्थिति हो जाती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेकिन खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो एक प्रकार से यूरोप यहाँ पे क्या करता है, कह सकता हूं कि कब्जा कर सकता है इस तरीके से। 95% जो भी आपके जानवर थे वो रिंडरपेस्ट की वजह से आपका कह सकते हैं मर सकता है, जिसकी वजह से अफ्रीका की अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसके अलावा कह सकता हूं आपका जो अमेरिका है और भी बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पे यूरोप ने क्या किया, कह सकता हूं कि अपना कब्जा जमाने के लिए अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ले जाता है। या तो युद्ध करता है, यानी युद्ध में अगर वो जीत जाता है तो कब्जा कर लेता है, लेकिन नहीं अगर ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से कब्जा करने के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकें अपनाता है। तो यहाँ पे एक बीमारी फैलती है जिसको हम लोग चेचक के नाम से जानते हैं, चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। होता क्या है इसके अंतर्गत, चिकन पॉक्स जैसे ही आप किसी को बीमारी होती है, अगर वो 1 महीने से 1.5 महीने रह जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी कह सकते हैं कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं जो क्या करते हैं, कह सकता हूं कि बैक्टीरिया से लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाते हैं चिकन पॉक्स के अकॉर्डिंग। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दिनों तक चिकन पॉक्स हो गया, चेचक हो जाता है, जिसको लोग छोटी माता, बड़ी माता, इन चीजों के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। तो जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर कह सकता हूं कि युद्ध तो इजीली जीता जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दक्षिण अमेरिका में फैला था। इस चीजों को आपको ध्यान देना है। तो इससे क्या हुआ, लोग कमजोर होने लगे और यूरोप क्या किया, इजीली सबके ऊपर कब्जा कर सकता है। इसके अलावा कह सकता हूं कि ये जो दूसरे देशों में, यानी कि कह सकता हूं एक प्रकार से दक्षिण अमेरिका में जहां जहां आपका कह सकता हूं कि उपनिवेश बनाता है, वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती है तो यूरोप उसको ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूं दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर दो जगह पाए जाते हैं। एक तो होता है पेरू, जो कि कंट्री का नाम है, और एक शहर होता है जिसका नाम है एल डोराडो। क्या? एल डोराडो। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। तो एल डोराडो और पेरू में क्या था, यहाँ पे इन दोनों देशों में कह सकता हूं सोने चांदी की खानें थी, माइंस थी, जिससे क्या होता है, यूरोप उसको लेता है, उस पर कब्जा करता है, और उससे क्या होता है, यूरोप पूरी तरीके से समृद्ध बन जाता है, यानी कि मजबूत बन जाता है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका आपको दिखाता हूँ, वहां पे पेरू को मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैप में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ और इरेज करने के बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि एक कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, कहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका, साउथ अमेरिका। यहीं पे एक देश पाया जाता है इस वाले पार्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरू के नाम से जानते हैं। और इसी पार्ट में आपका एक शहर पाया जाता है जिसको हम लोग एल डोराडो के नाम से जानते हैं, जहां पे सोने की खानें पाई जाती थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो आपको समझाया वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ध्यान से इस चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं और आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या लिखा है, आइए यहाँ पे देखते हैं। बोला कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया और कह सकता हूं अमेरिका के समुद्री मार्गों की खोज कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्को डी गामा ने क्या की थी, भारत आने के लिए खोज कर ली, और कोलंबस ने क्या किया था, वो अमेरिका जाने की खोज, रास्ते की, समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। वो कब, 16वीं शताब्दी में, मैंने आपको समझा दिया। बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार का केंद्र बन चुका था, जो यूरोप तक फैल गया था। भारत आपको पता है कि जिसके दोनों तरफ, यानी कि 3 तरफ से क्या है आपका समुद्र है,
जिसके माध्यम से लोग जाते थे, यूरोप के लोग, और व्यापार करते थे। तो ये बोल रहा वहां पे वो सेंटर बन चुका था, जिससे क्या वो पूर्वी एशिया में भी आपका व्यापार कर सकते थे और पश्चिमी पार्ट में। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा रहा, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या बोल रहा कि ये जो भारतीय महाद्वीप है ये क्या है, व्यापार का केंद्र बन चुका था। अब आपको पता है कि व्यापार का केंद्र का मतलब क्या होता है, ये मेन बन गया था। यहीं से यूरोप क्या करेगा, इधर भी आपका व्यापार कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है, इधर भी, साथ में ऐसे नीचे होते हुए इधर भी आ सकता है। तो इस तरीके से वो व्यापार करता था। तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हाँ, बोल रहा कि व्यापार करता था यूरोप। बोला कि पेरू और मैक्सिको की खानों, मैक्सिको कहाँ है तो आपको याद रखना है ये जो मैक्सिको है वो नॉर्थ अमेरिका। हाँ, तो बोला पेरू और मैक्सिको की खानों में पाई जाने वाली जो कीमती धातुओं ने यूरोप की क्या की थी, धन संपदा को पूरी तरीके से बढ़ा दिया था। तो याद रखिए, कोई भी अगर देश सोने की खान या चांदी की खान इन सबको, माइंस को पा जाए तो वो तो धीरे धीरे मजबूत होगा ही। बोला कि की थी तथा उसका व्यापार कहाँ, एशिया तक फैल गया था। बोला कि 17वीं सदी आते आते दक्षिण अमेरिका की धन संपदा की व्यापक चर्चा होने लगी थी। इंपॉर्टेंट क्या कि दक्षिण अमेरिका के एल्डोराडो में सोने का, एल्डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोने की खानें पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट है। आगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू है। क्या बोला, यूरोपीय लोगों ने कौन सी बीमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आई, यानी इस तरीके से, किस तरीके, मतलब यूरोप के लोग गए किस प्रकार से हो। तो ये आपको दिख रहा होगा, आप ऐसा देखे होंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लेग ना सर, हैजा ये भी नहीं, बर्ड फ्लू आंसर हो जाएगा चेचक। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है, याद रखिएगा। आगे क्या बोल रहा कि ये क्वेश्चन है, बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसका आंसर क्या होगा उसको तो मैं अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस चीज को देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। पहले मैं इसको समझाऊंगा और फिर क्या करना है, आपको इसका आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा इस चीजों को, मैं समझाता हूं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्री क्या है, अर्थशास्त्री ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कह सकता हूं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं, वो अर्थशास्त्री हो गए। 19वीं सदी में होता क्या है, जो जितने भी सारे कह सकता हूं आपके देश हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, उनमें क्या होता है, कई सारे ऐसे देश थे जहां पे लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो वहां पे होता क्या है, कह सकता हूं कि वहां पे लोग 3 प्रकार के काम करते थे। क्या करते थे, या तो वो, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं पहले, कि जो कह सकता हूं कि जो 3 प्रकार पूछ रहा है कि प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। तो पहला वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार, व्यापार का प्रवाह करते थे। प्रवाह का मतलब यहां से वहां, तो व्यापार का प्रवाह करते थे। दूसरी चीजें, व्यापार का प्रवाह के बाद क्या करते थे, वो श्रम का प्रवाह करते थे। किसका, तो याद रखिएगा, श्रम का प्रवाह। और मैं अभी इनको, इन सारी तीनों चीजों को समझाता हूं। और जो यहाँ पे आपका जो कह सकता हूं तीसरा था, वो क्या था आपका, तो याद रखिएगा, पूंजी का आदान प्रदान। पूंजी का मतलब पैसा, पूंजी का आदान प्रदान करते थे, आदान प्रदान करते थे। तो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको सही कर दे रहा, ये प्रदान करते थे। होता क्या है, 19वीं सदी में याद रखिएगा कि जितने भी सारे जो समृद्ध देश होते जा रहे थे, वो क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में सामानों को ले जाते थे, समुद्री मार्ग से और कह सकता हूं कि स्थलीय मार्ग से। अब जैसे यूरोप है, तो यूरोप में याद रखिएगा कि मांस की जरूरत होती थी, तो उसने क्या किया, भारत में आपको पता है कि उसको मांस की जरूरत थी, किसकी, यूरोप के अंदर मांस की, तो वो अफ्रीका से मांसों को लेके जाता था। अब याद रखिएगा कि उसमें उसको जरूरत पड़ती थी क्या, कि उस मांस को कई दिनों तक सेफ रखा जा सकता है। और सेफ रखा जाएगा कैसे, जब उसको किसी ठंडे जगहों पे रखा जाए तब। तो वो क्या करता था, अफ्रीका में जो भी जहाजें भेजता था, वहां पे वो जहाजों के अंदर फ्रिज की, कह सकता हूं, जो आपने रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के बारे में सुना होगा, उसकी खोज करते हैं सब, और उसी में मांस को रख करके लंबे दिनों तक, ज्यादातर दिनों तक सेफ रखते हैं। तो व्यापार करते हैं, यानी कि व्यापार का प्रवाह करेंगे एक देश दूसरे से। दूसरा क्या है, श्रम का प्रवाह। श्रम का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में कैसे होगा, अगर मान लीजिए किसी भी देश में अकाल पड़ जाता है या किसी देश में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां के लोग क्या करेंगे, अपने जीने के लिए, अपनी जीविका को बनाए रखने के लिए वो क्या करेंगे, एक देश से दूसरे देश,
एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करेंगे और वो जा करके वहां पे मजदूरी करेंगे और मजदूरी करके पैसा कमाएंगे और फिर क्या होगा, वो दूसरे देशों में कह सकता हूं कि अपना श्रम लगा करके अपने लिए पैसा कमा करके अपनी जीविका को चला सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। तीसरा क्या है, पूंजी का आदान प्रदान। लोग क्या करेंगे, अपने पैसों को दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पैसे है, मैं उसको क्या किया, किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर दिया, किसी दूसरी जगह पे लगा दिया, तो उससे क्या होगा, उसमें भी मैंने अपना पूंजी यानी जो मेरा कैपिटल था, जो मेरा पैसा था, मैंने उसको लगा दिया और वो उससे क्या होगा, मुझे पैसे मिलेंगे। तो अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार से यही डिवाइड किया है। आइए इन चीजों को हम यहाँ पे, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है मैं भी आपको, इसके एक और क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे ये आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बोल रहा, ध्यान से देखिए। बोला कि 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर के 1914, बोला कि 19वीं शताब्दी में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। बोला कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व तकनीकी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे थे। ये चीजें आपको याद रखनी है। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रों में 3 प्रकार के आदान प्रदान की पहचान की है। कौन कौन सा? पहला तो व्यापार का, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, कपड़े, ये सारी चीजों को एक्सचेंज किया जाता था। दूसरा श्रम का, जिसमें रोजगार की तलाश में एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते थे। तीसरा भोजन, पूंजी का आदान प्रदान। अल्प या दीर्घकालिक के लिए निवेश, इन्वेस्टमेंट, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे क्या है, आगे इसी से रिलेटेड लिखा गया। बोला कि 19वीं शताब्दी और क्या 1815 से लेकर के 1914 के बीच ये क्या होता है। तो ये जो मैंने भी आपको 3 प्रकार के अर्थशास्त्रियों के बारे में बताया, इससे पहले जितनी भी चीजें बताई मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर हमें 4 पार्ट में पढ़ने हैं। इसमें से वो सब क्या था, आधुनिक युग से पहले के बारे में था। अब हम यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट पढ़ते हैं। आइए इस चीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे कहाँ तक, हाँ यहाँ पे हम लोग इसके बारे में अब देखेंगे। बोल रहा वही जो मैंने आपको समझाया वो पहले का लिखा गया। बोला कि 19वीं शताब्दी के अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय 3 प्रकार के होते थे। पहला व्यापार प्रवाह, दूसरा वस्तुओं का आदान प्रदान और तीसरा श्रम प्रवाह। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और पूंजी को निवेश करते थे। इस प्रकार की चीज, जैसे रेल हो गया, बागान हो गया, इन सब में रेल में कई लोग मिलकर रेल की स्थापना करें तो उससे क्या होगा, रेल चलने से जो भी फायदा होगा सबके में विभाजित होगा। बोला कि व्यापार निवेश में हम क्या लिखेंगे, इस प्रवाह में मुख्य रूप से कच्चे मालों, इन सारी चीजों को भेजा जाता है। इसके बाद क्या होता है, औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति का मतलब उत्पादन ज्यादा हो जाए, और उत्पादन जब ज्यादा हो जाता है तो लोगों की मांग कम होने लगती है, और लोगों की जब मांग कम होने लगती है तो याद रखिए कि जो वस्तु होती है वो सस्ता मिलने लगती है। इस चीज को याद रखना है। वही बोला, उत्पादन बढ़ा और वे अब स्थानीय बाजारों की बजाय हजारों मील दूर से आने लगी। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, आंसर ऐसे ही लिखना है। बोला कि भारत ने ब्रिटेन के कच्ची कपास और नील का निर्यात किया तथा ब्रिटेन से भारत को कपड़ा दिया। ये चीजें तो आप जानते होंगे सेकंड चैप्टर में। श्रम प्रवाह, वही कि आपको माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बोला लगभग 5 करोड़ यूरोपीय लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुल मिलाकर लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य के लिए प्रवास किए एक जगह दूसरी जगह। ये चीजें भारत से भी लोग गए थे, वही आपको यहाँ पे याद रखना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे क्या बोला कि 3 प्रकार के प्रवाह में ये पूंजी प्रवाह है। बोला कि पूंजी को क्या करे, कम समय के लिए या लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दे, जैसे रेलवे, खदानों, बागानों में। और इस प्रकार से ये आपको पढ़ लेना है, ये आपका आंसर हो जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन आपसे बार बार 2-3 सालों में पूछा गया, इसके पहले भी पूछा गया, तो आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कॉर्न लॉ क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे उन्मूलन का मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त, यानी कि खत्म हो जाना। इससे क्या होगा, इसकी व्याख्या करें 2025-2023 में क्वेश्चन वही फिर से पूछा, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम पूछा गया, आंसर दोनों का सेम होगा। आइए हम यहाँ पे चीजों को समझते हैं और फिर क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्या बोल रहा, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कॉर्न लॉ के बारे में हम बताएंगे आपको। बोला कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा क्या होता है कि भोजन की मांग भी ज्यादा होगा। अब फैल रहे, मतलब कि यहाँ पे बोला जैसे जैसे शहर फैल रहे थे, उद्योग भी बढ़ने लगा, कृषि उत्पादन की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद धीरे धीरे क्या हुए, महंगे होने लगे। तो बोला कि बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। आयात का मतलब जो आता था इस तरीके से, तो बोला कि उस पर पाबंदी लगा दी। कानून के सहारे सरकारों ने यहाँ पाबंदी लागू की थी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्न लॉ कहते हैं। बोला कि खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों से सरकार को मजबूर कर दिया
और वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिए। इस प्रकार की चीजें होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉर्न लॉ के बारे में फिर से समझाता हूँ, क्या लिखा था, आप उस चीज को समझ जाएंगे। होता क्या है, 19वीं शताब्दी में आपको ये कॉर्न दिख रहा होगा। याद रखिएगा कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर कह सकता हूं सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था का मतलब जमीन को बड़े बड़े हिस्सों में एक ही व्यक्ति को दी जाती थी, वो उस पर खेती कराता था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, वहां पे क्या है, भोजन की भी ज्यादा जरूरत होती है। इस प्रकार की चीजें, जब ज्यादा भोजन की जरूरत होगी यानी कि जनसंख्या क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे समझा रहा, आपको ध्यान से देखिएगा। जनसंख्या बढ़ती है तो आपको क्या चाहिए, भोजन भी ज्यादा चाहिए, भोजन ज्यादा चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ये जो आपको कॉर्न मक्का दिख रहा होगा, इसका उत्पादन ज्यादा करने लगते हैं। और उत्पादन क्या करेंगे, उत्पादन किसका, मक्का का ज्यादा करेंगे, उत्पादन को ज्यादा करने लगेंगे। इससे क्या होगा, उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। जब ज्यादा उत्पादन हो जाएगा तो वहां पे इसका जो दाम होगा वो पूरी तरीके से घट जाता है। क्या होगा, यहाँ पे लोग इसका उत्पादन ज्यादा करने लगे, ये ज्यादा उत्पादित होने लगा। लोग क्या किए, इसका जब ज्यादा उत्पादन कर दिया तो ये जो भूस्वामी थे, जो कह सकता हूं कि सामंत थे, उन्होंने देखा कि अब तो इसका दाम गिर गया पूरी तरीके से, तो उनको लाभ होगा ही नहीं। तो उन्होंने सरकार के ऊपर कह सकता हूं दबाव बनाया और एक कॉर्न लॉ लगाया। कॉर्न लॉ का मतलब कह दिया कि उस टाइम क्या होता था, यूरोप के अंदर दूसरे देशों से भी कॉर्न आता था, मक्का दूसरे देशों से भी आता। तो उन्होंने जो भूस्वामी थे, उन्होंने कह सकता हूं एक प्रकार से प्रतिबंध लगवा दिया। सरकार के द्वारा एक नियम लगाया कि अब बाहर से जो कॉर्न है उसको निर्यात आयात नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा, देश के अंदर जितने मक्के उत्पन्न होंगे केवल उतने ही रहेंगे। इससे क्या होगा, मक्के की कमी होगी, इसका दाम बढ़ेगा। ये सारी चीजें हुई तो भूस्वामियों ने जबरदस्ती कह सकता हूँ कॉर्न के ऊपर अंकुश लगवाया था, प्रतिबंध लगवाया था। इसी को कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। तो बोला कि कॉर्न लॉ के अंतर्गत किस अनाज को प्रतिबंध लगाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, मक्के को। आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद क्या है आपका, बोला कि कॉर्न लॉ के समाप्त होने के प्रवाह क्या हुए। बोला कि बाहर से सस्ता अनाज ब्रिटेन में आयातित होने लगा और किसानों की हालत बिगड़ गई। यानी कि वहां के जो कह सकता हूं, जो वहां के मक्का आपके उत्पादित किए जाते थे उनको रोक लगा दी गई थी और बाहर के मक्कों को मंगाया जाता था और वो महंगे दामों पे आपके लोगों को मिलते थे, जिससे किसान क्या होंगे, परेशान हो जाएगा। किसानों ने खेती करना बंद कर दिया और लोग कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए। बोला रोजगार की तलाश में लोग पलायन करने लगे, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। दाम गिरने से खाने पीने की मांग बढ़ गई और औद्योगिकरण में प्रगति होने लगी। बोला अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन का पेट भरने के लिए खेती करने लगे। यानी कि देश के अंदर कह सकता हूं, यूरोप के अंदर जो आपके मक्के को उत्पादित किया जाता था, अंदर मक्का उत्पादन को उन्होंने, भूस्वामियों ने क्या किया, इसको रुकवा दिया। जिससे क्या होगा, दूसरे देशों से आएगा, दूसरे देशों से आयात किया जाएगा, उससे पैसा ज्यादा होगा तो भूस्वामियों को फायदा होगा और लोग इससे परेशान होंगे। बोला 19वीं सदी में यूरोप के लगभग करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। इस प्रकार 1890 के दशक में कृषि के क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपको आंसर इसी प्रकार से लिख देना है। बोला कि 19वीं शताब्दी में तकनीकी का भूमिका, अब आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब मांस को लेके आया जा रहा था तो वहां पे होता क्या है कि मांस को ज्यादा दिनों तक सेव रखने के लिए कह सकता हूं कि उसे ठंडे वातावरण की जरूरत होती है। अब ये ठंडापन आएगा कहां से, तो आपको याद रखना है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार की चीजों को निर्माण करना, आविष्कार स्टार्ट किया, जैसे कि फ्रिज का स्टार्ट किया। इसके अलावा चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल का निर्माण किया, रेल में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो आइए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं और फिर क्या होगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि रेलवे, स्टीमर, प्रशीतक क्या, वही फ्रिज और टेलीग्राफ आदि ने 19वीं शताब्दी के विश्व के रूपांतरण पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप रेल परिवहन, मालगाड़ी, जहाज आदि ने विश्व के बाजारों में पहुंचने के लिए काफी मदद की। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोला कि प्रशीतक जहाजों के विकास जानवरों को मारकर मांस को अमेरिका, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से विभिन्न यूरोपीय देशों तक भेजा जाने लगा। परिणाम स्वरूप यूरोपीय बाजार में मांस का मूल्य कम हो गया तथा निर्धनों के लिए मांस प्रतिदिन का आहार हो गया। क्या हुआ, सारे देशों से कह सकता हूं कि मांस आने लगा। एक ही कॉन्टिनेंट में कई सारे कॉन्टिनेंट से मांस आने लगेगा तो वहां पे मांस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी।
जब ज्यादा हो जाएगी तो लोगों को सस्ता मिलेगा और लोग डेली उसी का उपयोग करने लगेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। ये आपको यहाँ पे इमेज दी गई है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कई सारे लोग हैं वो अपने यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो अपने जानवर है उनको लेकर के आ रहे हैं। उनको क्या करेंगे, इस प्रकार से वो इनके मांस को इस प्रकार से इनके द्वारा क्या होता है, इस जहाजों में भरा जाता है और इसी में क्या लगा होता है आपका प्रशीतक यानी कि फ्रिज आपका लगा हुआ है। आगे क्या बोल रहा कि यूरोप के द्वारा अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के अपनाए गए तरीके, मैंने अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई जो वहां के रिंडर पेस्ट हो गए, जानवरों को मारने लगे, वो चीजें मैंने पहले ही समझा दी हैं, यही यहाँ पे लिखा गया है, आप इस चीज को देख लीजिएगा। क्या बोल रहा, आइए ध्यान से इस चीज को बोला, अफ्रीका के लोग मवेशी पालन करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया अफ्रीका के लोगों पर टैक्स लगा दिया गया ताकि उन्हें बागानों में कार्य करना पड़े, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग क्या हो, उनके उपनिवेश बने। बोला खानों में काम करने वाले लोगों को बंद रखकर काम कराया जाए। उत्तराधिकार कानून बदल दिया गया, परिवार के केवल एक सदस्य को उत्तराधिकारी मिलेगा, अन्य लोगों को मजदूरी करनी पड़ेगी। मतलब अगर किसी कोई फैमिली है, मतलब कोई फादर है, उसके 3-4 बेटे हैं, तो उसमें से क्या होगा, एक ही व्यक्ति आगे सारी चीजों को प्राप्त करेगा। जो भी फादर की जो भी कह सकता हूँ संपत्ति है, एक ही व्यक्ति प्राप्त करेगा, बाकी जो 3 लोग हैं वो क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो इस चीज को याद रखना है। किसने करा ऐसा, यूरोप के लोगों ने अफ्रीका के लोगों के साथ। यूरोप के द्वारा रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग फैला दिया गया। एक रोग होता है जो कि आपको पता है, मैंने आपको वहां पे कहा बताया था, अहमदाबाद में मिल, जो अहमदाबाद के अंदर मिल के लिए जो आंदोलन हुआ था मिल के अंदर, जिसमें गांधी जी ने दूसरा अपना सत्याग्रह चलाया, वहां की बात कर रहा। तो होता क्या, वहां पे एक कह सकता हूं बीमारी थी जो कि प्लेग था। प्लेग मतलब चूहों की बीमारी, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु होना स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, मवेशी प्लेग है, उसी को रिंडरपेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, जानवरों के कह सकता हूँ खाने जितने भी कोमल पार्ट है, जैसे फेस, मुंह के पास हो गया, पैरों में हो गया, वहां पे कह सकता हूँ वो सड़ने लगता है। और जब वो सड़ेगा तो जो जानवर है वो पूरी तरीके से भोजन ही नहीं कर पाएगा, तो वो कहाँ से दूध या फिर कह सकता हूँ मांस के लायक वो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो उससे क्या होगा, वहां के लोगों को परेशानी होगी। तो ये चीजें वहां पे होती हैं। तो वो इसी को बोल रहा। आगे क्या है, यहाँ पे लिखा गया कि रिंडरपेस्ट क्या है, आपसे पूछा जाता है कि रिंडरपेस्ट किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रिंडरपेस्ट एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करती है। 1890 के दशक में अमेरिका में तेजी से फैलने लगी और पशुओं के अंदर ये बीमारी हो गई। लगभग 90% पशु आपके मारे गए। मैंने आपको पहले ये समझा दिया था, तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है रिंडरपेस्ट क्या है, किस जगह को हम लोग सोने का शहर कहते हैं। याद रखिए आंसर होगा एल्डोराडो। और यूरोप के लोग किस देशों से या किस जगह से कह सकता हूँ सोने चांदी की खानों पर अधिकार कर लिए थे, तो आपका है मैक्सिको और पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिका का पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लास्ट में बचा है, उसको करा दे रहा। 2023 में आपसे ये पूछा गया था। क्या पूछ रहा कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था, तो क्या बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे बोला एक जानवर था, नहीं ये गलत है। एक घटना थी, नहीं। और एक बेल था या बैल, ऐसे यहाँ पे हो सकता है, आंसर हो जाएगा डी। एक प्रकार की बीमारी था। तो ये आपसे यहाँ पे चीजों को मैंने आपको बता दिया। आगे क्या है, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जो भी आपके बचे हुए पार्ट्स हैं, मैं क्या करूंगा, उसको कल आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसके माध्यम से ये जो चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो कह सकता हूँ हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें टोटल आपके 5 चैप्टर हैं, उसमें से 3 चैप्टर हो जाएंगे, आपके बचेंगे 2 चैप्टर। उसको भी मैं करा के इसमें मैं क्या करूंगा, एक ही साथ सारे एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें करा दूंगा। और कह सकता हूँ कि इसको मैं अलग अलग नहीं कराऊंगा, जिससे क्या ज्यादा टाइम हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सारी चीजों को एक ही साथ करा दूंगा। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी और फिर क्या होगा, इस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे करके आपका जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है उसको भी खत्म कर दूंगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जितना भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था, जितने भी मैंने आपके लिए एमसीक्यू कराए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसका बचा हुआ पार्ट मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं सबको, मैं जानता हूं कि ज्यादातर बच्चों को एसएसटी में प्रॉब्लम होती है, यानी कि सोशल साइंस में प्रॉब्लम होती है। अगर
इस तरीके से आप पढ़ते हो, थोड़ी चीजों को पहले समझ लीजिए, खुद से उसका माइंड मैप बनाइए और उसके बाद आंसर को लिखिए। देखिएगा कि आंसर आपसे बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल लॉन्ग आंसर इजीली लिखे जाएंगे और आंसर ही आपको लिखना है एग्जाम में। जब आपको आंसर अब लिखना है, स्टार्टिंग में कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, 3-4 आंसर अपने से लिख लेंगे, तो फिर आपको जितने भी आंसर है वो इजीली लिखे जाने लगेंगे। तो इसी तरीके से जैसे मैं पहले समझा रहा, फिर क्या कर रहा, उसका आंसर दिखा रहा, वैसे भी आपको भी करना है। पहले माइंड मैप और उसके बाद फिर आंसर को लिख देना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।